और बालपन कहीं खो सा गया। और जब उन्होंने कुछ वक्त पहले ही, जरा एक बार फिर से सुनिए। छापा पड़ रहा है इस तरह से, आज के दिन वो भी जब विश्वास मत हासिल करने की बात हो रही है, क्या कहेंगी? थोड़ा सा नीचे डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी है हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के दिन, सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार। लेते अपनी सहयोगी सोनाली का। तो बिल्कुल बिहार में सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। आपको बताते चले कि नीतीश सरकार को आज बहुमत पेश करना है। 164 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है और आज फ्लोर टेस्ट होना है। आपको बताते चले कि सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। सरकार आज अपना बहुमत साबित करेगी। 164 विधायकों के समर्थन का यहां पर सरकार की ओर से दावा किया गया है। 11 अगस्त को सरकार का गठन हुआ था और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर भी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आज के दिन का ही चुनाव क्यों किया गया। जमीन के बदले नौकरी मामले में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। बताते चले आपको, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई और उसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। 164 विधायकों के समर्थन का नीतीश सरकार की ओर से दावा है। 11 अगस्त को सरकार का गठन हुआ था और गठन के बाद से ही लगातार अब इस सरकार पर, यानी कि महागठबंधन की जो सरकार है, उस पर तमाम सवाल भी खड़े होने लगे। आज सुबह से ही आरजेडी के 4 बड़े नेताओं के घर पर, के आवास पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी और छापेमारी की मुख्य वजह जो निकलकर सामने आती है, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में छापेमारी की कार्रवाई हुई। फ्लोर टेस्ट होने वाला है, कुछ देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और उसके बाद हंगामेदार सत्र कितना रहता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं जंगल राज के खिलाफ। वहीं पर आरजेडी के जो तमाम नेता हैं, जो जेडीयू के तमाम नेता हैं, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब राष्ट्रगान होंगे। माननीय सदस्यगण, शांति से बैठ जाएं सभी लोग। आप बैठ जाइए शांति से सभी लोग। माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के खटसम सत्र के इस विशेष उपवेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल की निर्णायक भूमिका होती है। मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था।
अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर करता है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से यह परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, यह जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं।
मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं, ये मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आना, कुछ एक दिन छोड़कर लगभग 100% सदन का चलना, पक्ष और प्रतिपक्ष में भेद नहीं करना, दोनों पक्षों से सदन में चलाने में सकारात्मक सहयोग मिलना, मैं आभारी हूं कि दोनों पक्ष के सदस्य ने मुझे सहयोग किया है। माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों का अवसर ज्यादा से ज्यादा देना, माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी शिक्षा मंत्री भी थे, इनके एक प्रश्न 16 पूरक हुआ था। हमको लगता है इस विधानसभा की भी एक नई खूबसूरती थी। शून्यकाल की संख्या बढ़ाकर लेना, सदन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, सदन की कार्यवाही को यूट्यूब लाइव करना, इसे सुदूर गांव तक पहुंचाना, माननीय सदस्यों उनके पीए को डिजिटल वातावरण से जोड़कर उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करना, माननीय सदस्यों के मान सम्मान के लिए अभ्यावेदन प्रोटोकॉल समिति का गठन करना, विभागों के द्वारा गलत उत्तर आने पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेना, क्या यह तानाशाही प्रवृत्ति है? क्या यह अलोकतांत्रिक क्रिया थी? क्या यह सदन की मर्यादा और गरिमा को तार तार करना था? क्या यह अध्यक्ष की हैसियत से अलोकतांत्रिक और स्थापित परंपराओं के विरुद्ध था? विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुरुआत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना, देश के आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है,
निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला, उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर यह इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी, जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है, और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये सदन ही नहीं, तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं, क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कृष्ट पर था। पूरा देश ही नहीं दुनिया इससे सबक लेता था। वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई। हम सब की जिम्मेदारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने का। लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी कथनी करनी में जब तक अंतर रहेगा, तब तक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं, उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते। माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। माननीय सदस्यगण, इस भवन के और विधानसभा के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जितने लोग इस मंदिर के पुजारी बनकर आए और विदा हो गए, लोग आए गए, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। हम नमन करते हैं और
उनकी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इतिहास ने उन्हें बड़े आदर से स्थान भी दिया है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है। और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा, यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है और यही काम हमने अपने छोटे से कार्यकाल में किया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हम संपूर्ण सदन का चालक बनकर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वर्गलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग दोष, लोभ, लालच, भय, मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास जीतें तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आपसे हमारा निवेदन और आग्रह होगा कि आपने जिस तरह से बहुत कम अंतर रहते हुए सदन में एक सकारात्मक वातावरण बनाया, सहयोग किया, आने वाले समय में हमारी शुभकामना भी रहेगी। जो भी इस आसन पर बैठेंगे, विपक्ष की आवाज जिस तरह से हम लोगों ने संरक्षित करने का काम किया, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का सभी विधायकों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर उनके कार्यालय का, उनके अपने फंड से भी व्यवस्था बनाने का विधायिका को एक बार पुनः आग्रह करेंगे इस आसन से अध्यक्ष के नाते कि विधायिका की सम्मान बढ़े। जब जब विधायिका मजबूत हुई है, प्रशासनिक अराजकता हटी है और विधायक जनता के हित में अपने जान से बढ़कर काम किया है। सभी दलों के नेता से विमर्श भी हमने कई बार किया, सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा। विशेषाधिकार कमेटी के माध्यम से अराजकता उत्पन्न करने वाले पदाधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही अंकुश लगी है। जो कमी रह गया है उस पर लगनी चाहिए। और मैं अब माननीय अध्यासी सदस्य, जिनको सभी सदस्य श्रद्धा से और निर्विकार रूप से, निर्विवादित माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी आसन को संभालेंगे और जो सरकार के विषय तय हैं उस विषय का संचालन करेंगे। स्वस्थ बहस भी होगी। बिहार का संदेश, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका संदेश जो खूबसूरती हम सबों ने मिलकर प्रकट की है, ये पूरे देश और दुनिया देख रहा है। मैं 2 घंटे का बहस जो परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें।
तो देखिए, स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है विजय सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 20 माह के छोटे से कार्यकाल में संसदीय परंपरा का निर्वहन किया। मैं इस्तीफा देने वाला था, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगाए उन आरोपों का जवाब देना जरूरी था। सीएम नीतीश ने मुझे इस सदन की कुर्सी पर बिठाया था। स्पीकर पद से स्पीकर का इस्तीफा, और इस वक्त विजय सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर, और इस तस्वीर के साथ विधानसभा की कार्रवाई में जिस तरीके से विजय सिन्हा ने अपना इस्तीफा रखा, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जो मेरे ऊपर लगाया गया था, जवाब देना बाकी था, इसीलिए उस तरीके से इस्तीफा मैं नहीं दे सकता था। तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पद से इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। मैंने अपने 20 माह के कार्यकाल में सदन को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की। हमें इस सदन की गरिमा को बढ़ाना है, बचाए रखना है। नरेंद्र नारायण यादव सदन का संचालन करेंगे, इसका जिक्र भी विजय सिन्हा ने किया। यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन हम सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सदन। जो भी इस आसन पर बैठेंगे वो सभी विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनका मान सम्मान बनाए रखेंगे, विधायकों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक नजरिए से देखेंगे। यह उम्मीद मैं करता हूं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान सदन की गरिमा को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया। राज, द्वेष या इस तरह की भावना या लालच में काम नहीं किया मैंने। आसन पंच परमेश्वर के जैसा होता है, हमें इसकी गरिमा को बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, बचाए रखना है। इस सदन के अंदर ही उन्होंने यह भी जिक्र कर दिया कि पद का सम्मान करते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन इसी सदन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरोपित हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप भी हैं, कलंकित हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं लगा है। बिहार की छवि को खराब नहीं करना है। तो तस्वीरें उस दौरान की जिस वक्त स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं त्याग देता हूं, पद का सम्मान करते हुए यह इस्तीफा देता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसका जिक्र करना जरूरी था और इस सदन के अंदर उन सवालों का जवाब दिए बगैर जाना अनुचित होता, इसीलिए मैंने इस्तीफा पहले नहीं दिया। मेरे ऊपर कोई मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस्तीफा मैं पहले भी दे सकता था, लेकिन जिस गरिमा की बात होती है उसी गरिमा के आधार पर सवालों का जवाब देना मेरा दायित्व था और इसीलिए इस्तीफा मैं अब दे रहा हूं। जी बिल्कुल। और देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम अटकलबाजियां लगाई जा रही थी, वो अब जब विशेष सत्र हुआ है और सदन के आसन पर बैठकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा ने, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कई बातें कही। उनका कहना है कि मैंने जो है वो यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि सदन की जो गरिमा है वो बनी रहे और लोगों का जो आपसी प्यार है वो बना रहे, सदन को सही ढंग से चलाएं, इसकी मैंने कोशिश की है और आज नियमानुकूल जो है हमने आज इस्तीफा दे दिया है। लेकिन विवाद, आपको बताऊं कि यहाँ पे एक बड़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि विजय सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष जो अब तक रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ये बात कही कि सदन की जो संचालन है वो नरेंद्र नारायण यादव जो हैं वो संभालेंगे। इसे लेकर के विरोध हो गया है और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जो हैं उन्होंने खड़े होकर के इसका विरोध जताया और कहा कि ये परंपरा और ये गलत है, नियमों के गलत है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर होता है, जो महेश्वर हजारी हैं जदयू के, वो संभालने चाहिए। और ये विवाद जो है भीतर में शुरू हो गया है। हालांकि कुछ देर के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो नियम अनुसार जो विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री हैं वो
कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर चलाना चाहिए जब स्पीकर रवि इस्तीफा दे लेकिन दिया है। ये स्थिति, ये हालात कैसे बन गए? क्योंकि विजय सिन्हा ने क्या अपनी मर्जी से इस नाम को आगे रख दिया? क्योंकि उनको इस अभिभाषण के लिए, इस भाषण के लिए सहमति तमाम दलों की तरफ से मिली, जिसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। रवि पहले जरा सुन लेते हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि विजय सिन्हा ने कहा क्या। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। कहा कि मुझसे तो रवि, ये सीधे तौर पर सवाल अब यही उठता है कि नरेंद्र नारायण यादव सदन का संचालन करेंगे। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने इसका भी जिक्र कर दिया, तो क्या इस नाम पर अब सहमति नहीं है अंदर सदन के, जिस पर अब मंथन किया जा रहा है? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी विवा पहुंच रही है। रवि, मैं यही जानना चाह रही थी कि नरेंद्र नारायण यादव, इनका नाम क्या विजय सिन्हा की तरफ से स्वतः रख दिया गया या कह दिया गया, या इस पर सहमति सदन के अंदर थी और अब उसके बाद इस पर चर्चा की जा रही है? देखिए, विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर विधानसभा का जो संचालन है वो कौन करेगा, क्या विजय चौधरी करेंगे या फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो करेंगे। लेकिन सारे दलों की सहमति के अनुसार ही विजय सिन्हा जो है वो आसन पर बैठे और उन्होंने संचालन शुरू किया। संचालन में जितनी बातें उनको कहनी थी अपनी तरफ से उन्होंने कही, लेकिन ठीक इस्तीफा देने से पहले उन्होंने ये आसन से कहा कि अगले जो इस्तीफा के बाद जो है संचालन जो है वो आसन का, विधानसभा का, वो नरेंद्र नारायण यादव करेंगे। और इसे लेकर के एक संवैधानिक संकट कह सकते हैं कि वो खड़ा हुआ है, क्योंकि विजय चौधरी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं और उनका कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये संविधान जो है वो कहता है कि स्पीकर के नहीं रहने पर डिप्टी स्पीकर जो है महेश्वर हजारी उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि विजय सिन्हा ने जो बिल्कुल रवि, अब सवाल ये कि चूंकि विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो 2 बजे के बाद जब ये कार्रवाई की शुरुआत होगी तो संचालन कौन करेगा? देखिए, इस बात को लेकर के आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो अभी विजय सिन्हा के साथ एक बैठक कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, उनकी बैठक शुरू है। दूसरी तरफ विजय चौधरी जो हैं संसदीय कार्य मंत्री और तमाम आरजेडी के जो विधायक हैं और जदयू के विधायक हैं वो एक साथ मिल करके वो उन्होंने बैठक शुरू की है और ये एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो विधानसभा का जो संचालन है जब 2 बजे के बाद शुरू होगा तो आखिर कौन करता है। क्या बिल्कुल, इस बीच शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये इस वक्त संवैधानिक चुनौतियां, संवैधानिक तमाम चीजों का हवाला दिए जाते हुए कई पेंच बार बार आकर खड़े हो रहे हैं इस नई सरकार के सामने। सी बात है कि कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को सदन में लाया जाए और उस पर चर्चा हो। हालांकि सत्ता पक्ष यह नहीं चाहता था कि विधानसभा अध्यक्ष चेयर पर जाए और बंद करें, नहीं माने और उन्होंने भी नियम का हवाला देते हुए सदन के अध्यक्ष से संबोधन किया। शैलेंद्र, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इस बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने सीधे तौर पर जिस नाम का जिक्र किया, अब उस नाम को लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो शुरू हो गया। नरेंद्र नारायण यादव को उन्होंने अधिकृत कर दिया। रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब इस बीच जब ये मंत्रणा चल रही है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से चल रही हो या सत्ता पक्ष की तरफ से चल रही हो, एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर होगा क्या 2 बजे के बाद?
जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो संकट है वो यही है। देखिए जो भाई वीरेंद्र हैं वो हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे। देखिए जो संचालन है, जैसे विजय चौधरी ने कहा कि यहाँ पे अब संचालन करना चाहिए डिप्टी स्पीकर को, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि जो है वो जिस तरह से हम लोगों उनके कार्यशैली के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया था, उन्होंने प्रदर्शित कर दिया आप सब लोग के सामने। नियम यह है कि त्यागपत्र देने के बाद आपका कोई वैल्यू नहीं है, और उन्होंने कहा कि फलाने नरेंद्र नारायण यादव संचालन करेंगे। कायदे से है कि अध्यक्ष जब चले जाते हैं तो उपाध्यक्ष संचालन करते हैं, और उन्होंने यहाँ भी गलती काम किया और अपनी अंतिम क्षण में भी गलती दिखाने का काम ऐसे में एक संवैधानिक संकट है, वो उन्होंने अब कैसे संचालन कैसे होगा? ये जिनका नाम बोले वो जाएंगे, वो घोषणा करेंगे कि उपाध्यक्ष महोदय आवे और अब संचालन करें। फ्लोर टेस्ट भी होना है तो आज फ्लोर टेस्ट भी हाँ आज फ्लोर ही टेस्ट होगा। तो क्या उसका संचालन नरेंद्र यादव ही करेंगे? नहीं, वो उपाध्यक्ष करेंगे। लेकिन उन्होंने अरे वो इस्तीफा देने से पहले आप विद्वान पत्रकार हैं, मीडिया के साथी हैं, इस्तीफा देने के बाद उनकी बात नहीं मानी जाती है। और इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद उनका कोई उसमें रोल नहीं रहा। रिकॉर्ड में रहता है सर। अरे ठीक है, नरेंद्र नारायण यादव जाएंगे और वो घोषणा करेंगे कि उपाध्यक्ष महोदय आवे और कार्यवाही शुरू करें। देखिए तो यहाँ पे विवाद, देखिए ये कह रहे हैं कि नरेंद्र नारायण यादव जो है वो जाएंगे और उसके बाद वो घोषणा करेंगे कि यहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो है वो आकर के। लेकिन क्या ये संभव है जो ये कह रहे हैं आरजेडी के जो विधायक हैं, क्या ऐसा ही होगा? इस पर सबकी नजरें जो है वो टिकी होंगी। बिल्कुल रवि, जिस संविधान की रक्षा की दुआई दी जा रही है, चाहे वो विजय सिन्हा दे रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा हो, चाहे डिप्टी सीएम कह रहे हो, या तमाम माननीय विधायकों की तरफ से कहा जा रहा हो कि संविधान के हवाले के साथ संविधान का ही हरण कर लिया जाता है, उसी के साथ गलत कर दिया जाता है, तो ये तय कैसे होगा कि होना क्या चाहिए, उचित क्या है? जी बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ संपादक ब्रतर भी हैं। सर यहाँ पे इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन एक संकट ये खड़ा हुआ है जो विजय चौधरी ने भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर को होना चाहिए, जबकि उन्होंने नारायण यादव को जो किया है। अब आखिर संचालन कैसे होगा, क्या लगता है? देखिए 2 बजे जब बैठक शुरू हो गई तो हो सकता है कि जो बात विजय सिन्हा ने कही है लगभग वही बात होगी। हालांकि विजय चौधरी ने विरोध किया कि जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेट किया उनको कोई राइट नहीं था, लेकिन फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो चेयर खाली रह नहीं सकता, कोई ना कोई पीठासीन होगा। तो शायद 2 बजे जब सदन यहाँ बैठती है तो उसके बाद ये फैसला हो जाएगा, और निश्चित तौर पे जो हजारी हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वही संभालेंगे, और आगे की जो कार्रवाई होगी, अविश्वास प्रस्ताव पे जो बहस होगी तो बहस होगी उसके बाद। लेकिन अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई, सिर्फ बहुत बड़ा जो एक संकट था, जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था विधानसभा के समक्ष, वो अभी तो फिलहाल टल गया। जिस तरह से हमने देखा कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव सभी मिलकर उन्होंने मनाए, और जिस तरह से सुचारू तरीके से सदन का संचालन हुआ, तो एक बहुत बड़ा जो संकट था कि कहीं एक क्लैश न हो जाए, जिस तरह का क्लैश हमने पिछले साल देखा था। तो एक जो मुसीबत थी, जो संकट था, वो फिलहाल टल गया है। तो आपसी जो एक सहमति बनी कि कम से कम विजय सिन्हा जो है उनको जाने दिया जाए, वो संकट है। लेकिन जो सवाल अभी खड़ा हुआ है उसी को लेकर के है, क्योंकि विजय जो चौधरी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से डिप्टी स्पीकर पद ही जो है वही संभालता है। तो क्या निश्चित तौर पे होना चाहिए था, जो डिप्टी स्पीकर है उन्हीं को संभालना चाहिए था, क्योंकि पीठासीन उसके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं वही हैं, हजारी हैं। लेकिन उसके बाद से हो सकता है कि कुछ समय के लिए उनको बिठाया जाए, और उसके बाद से सदन जब डिसाइड एक बार कर ली तो शायद आज शाम तक स्पीकर का भी चुनाव हो जाए, जो फुल फ्लेजेड जो स्पीकर होगा हजारी के बैठने के बाद। तो वो संभावना बनती कि 2 बजे के बाद जो सत्ता पक्ष है, जिसके पास बहुत ज्यादा बहुमत है 164 सीटों का, तो ये बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे अब 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा कि संभावना ये है जो बताई जा रही है कि यहाँ पे जो नारायण यादव हैं वो आएंगे। बिल्कुल रवि जरा ब्रज से ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर भाई वीरेंद्र ये कह रहे थे कि जिनका नाम कहा गया
उनको पहले आना होगा, नियम यही कहता है। क्योंकि उनका नाम प्रस्तावित उन्होंने कर दिया, तो भाई वीरेंद्र की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया कि पहले वो आएंगे और उसके बाद उनकी तरफ से भले बुलाया जाए, लेकिन होगा वही। देखिए, रामसूरत राजी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। सर, यहाँ पे इस्तीफा तो हो गया, बड़ा दिन से इंतजार था कि आखिर बहुमत के बाद भी जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब ये ज्यादा सवाल खड़ा हो गया कि डिप्टी स्पीकर जो है उनको क्यों नहीं दिया गया। ये बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। जिसके पास जितना ज्ञान है, ज्ञान बताने का काम किया है और सदन नियमावली से चलती है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार में सीबीआई की कार्रवाई देखिए, सुबह से ही ताबड़तोड़ होती हुई, जिसमें अब ये कार्रवाई और थोड़ी आगे बढ़ गई है। सुभाष यादव के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड इस वक्त चलती हुई। लालू प्रसाद के करीबी सुभाष यादव, उनके भी ठिकानों पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और सिर्फ सुभाष यादव के ठिकाने पर नहीं, पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। छापेमारी में कई महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए गए हैं और थोड़ी ही देर में औपचारिक रूप से इसकी जब्ती भी कर ली जाएगी। जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला रेलवे में, जिसके बाद अब यह कार्रवाई सीबीआई की तरफ से सुबह से ही शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम सुभाष यादव के घर पर छापेमारी कर रही है। वहीं लालू प्रसाद के करीबी सुभाष यादव, यह बड़ी जानकारी, आरजेडी सांसद के ठिकानों पर यह छापा इस वक्त पड़ रहा है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम इस छापेमारी में शामिल है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छापा, ये वो तमाम जगह कहां ये कार्रवाई इस वक्त, आवास पर भी सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ अल करीम यूनिवर्सिटी पर भी ये छापेमारी इस वक्त सीबीआई की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो सुभाष यादव के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से रेड डाली जा रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, इस वक्त ये लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, सीबीआई की रडार पर कई नाम और तमाम नाम सामने आते हुए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से नौकरी के जमीन के नौकरी का देने का जो मसला है, इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया था, इस मामले पर तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त में गुरुग्राम स्थित भी एक व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम का एक एरिया है, कंपनी है, उस कंपनी से संबंधित कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस कंपनी का वास्ता सीधे तौर पर लालू परिवार से बताया जा रहा है। इस लोकेशन पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। तो एक तो देखा जाए, गुरुग्राम हो या राजधानी दिल्ली हो या बिहार हो, कई लोकेशन पर बकायदा जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए कई जो लोग हैं, चाहे सुभाष यादव की बात करें या पूर्व एमएलए अबू दोजाना की बात करें, उन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें तमाम अगर आरोपियों की अगर बात करें तो उस आरोपियों में तकरीबन 16 से ज्यादा लोग नामजद किए गए थे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनका भी नाम था, मीसा भारती, इसके साथ ही हेमा यादव जो लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी है, उनका नाम भी उस एफआईआर में था। इसके साथ ही राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और संजय राय, इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं। शंकर आनंद, तो क्या ये माना जाए कि जिन करीबियों के ठिकानों पर ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है, जिसमें गुरुग्राम, जिसके डब्ल्यूएलसी के बात आप कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या बिहार के तमाम लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की बात हो, तो क्या ये कार्रवाई तेजस्वी यादव, जहां राबड़ी देवी के आवास की बात कर लीजिए, मीसा भारती की बात कर लीजिए, लालू यादव की बात कर लीजिए, हेमा की बात कर लीजिए, इन लोगों के ऊपर भी होती नजर आएगी? देखिए, लालू परिवार की अगर बात करें तो लालू परिवार के इर्द गिर्द ही ये पूरा एफआईआर रजिस्टर किया गया था। और लालू परिवार से जुड़े हुए जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं, चाहे परिवार की बात कर लें या पार्टी की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो कहे जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हुआ था, राबड़ी देवी के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। और जिस कंपनी का जिक्र मैं कर रहा हूं, गुरुग्राम स्थित व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी की बात कर रहा हूं, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इस मामले के रडार पर
लालू तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो लालू प्रसाद के परिवार से जुड़े हुए कई अन्य सदस्य भी इस कंपनी के रडार पे आ सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण कंपनी है जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त में पहुंची है और सर्च ऑपरेशन को दे रही है। तो गुरुग्राम स्थित जो व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन और इसके साथ साथ एक मॉल में भी अभी सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां पर इस सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लालू परिवार का ये मॉल बताया जा रहा है। शंकर आनंद, जो जानकारी इस वक्त आप भी दे रहे हैं, तो जमीन के बदले नौकरी के मामले में गुरुग्राम में भी सीबीआई की तरफ से कार्रवाई हो रही है। गुरुग्राम स्थित WLC नामक कंपनी और उससे जुड़े एक मॉल पर भी सीबीआई की टीम छापेमारी इस वक्त कर रही है। लालू परिवार से कंपनी का संबंध बताया जा रहा है, जो हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी बता रहे हैं। शंकर, देश भर में 25 से ज्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। सर्च ऑपरेशन जब आज सुबह में तकरीबन 5:30 बजे ही सीबीआई की टीम पारामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लेकर अलग अलग लोकेशन पे पहुंची। आज जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना प्रारंभ किया गया तो उसके बाद ये मामला देखते ही देखते एक कहा जा सकता है कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का केंद्र बन गई, क्योंकि जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला है, इस मसले पर जब सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था तो उस वक्त में ऐसा कहा जा रहा था, उस वक्त में काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो चल रही थी कि इस मामले में कुछ भी सीबीआई को नहीं मिला है। लेकिन जितने बड़े स्तर पर आज सीबीआई इस मामले को अंजाम दे रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी तक जितने लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उस सर्च के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को सीबीआई के द्वारा जब्त किया जा रहा है। शंकर, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये मॉल कौन सा है? देखिए, इस मामले की जो मॉल की अगर बात करें, मॉल के बारे में भी जानकारी मिली है और मॉल में भी अभी इस वक्त में सीबीआई की टीम पहुंची है। मॉल की बात करें तो गुरुग्राम स्थित जो सेक्टर 71 है, यहाँ पर अर्बन क्यूब नाम करके एक मॉल है, अर्बन क्यूब, और उस स्थान पर भी बकायदा सीबीआई की टीम पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी जिसमें लालू प्रसाद के करीबी तमाम लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही साथ जिसका जिक्र कर रहे हैं WLC, ये वो कंपनी है गुरुग्राम की जिसके साथ एक मॉल का भी जिक्र किया जा रहा है। यहां पर सीबीआई की टीम छापेमारी इस वक्त करती हुई। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, ये कार्रवाई सिर्फ आरजेडी के नेताओं के ऊपर नहीं है, लालू प्रसाद के करीबियों के ऊपर भी है और सीधे तौर पर जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला। जी बिल्कुल विवाह, और सीबीआई ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि जमीन के बदले जो नौकरी दी गई थी उसी मामले में ये कार्रवाई चल रही है। न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी आज सीबीआई का रेड जो है वो कंडक्ट हो रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, पटना में ही कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और तमाम नाम सामने आए हैं। चाहे सुनील सिंह की बात कर लें, अशफाक करीम की बात कर लें, नागबनी की बात कर लें, सुभाष यादव की बात कर लें, और जो दूसरे नाम हैं सभी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और बिहार से बाहर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल इस पूरे मामले में भोला यादव और एक दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर यह आरोप लगा था कि जमीन देकर उन्होंने नौकरी ली है। और इसमें केवल लालू यादव के करीबी ही नहीं है, इसमें जो केस रजिस्टर्ड किया गया है, इसमें लालू परिवार के लोग भी शामिल हैं। और जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है और भोला यादव की अरेस्टिंग हुई है, उनसे इंट्रोगेशन के बाद जो बातें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये फिलहाल तस्वीर सुनील सिंह के आवास की है, जहां पर चंद समर्थक यहां अभी भी मौजूद हैं और ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज बिहार विधानसभा में भी आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए, लेकिन इसको उससे जोड़कर इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि अमूमन आपने देखा होगा कि सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की है वह बुधवार के दिन ही हुई है। और बुधवार के दिन सीबीआई इस तरह की पिछले भी जितने भी रेड्स कंडक्ट किए हैं सीबीआई ने, सब वेडनेसडे के दिन ही हुआ है, वेडनेसडे के सुबह में हुआ है। तो बिल्कुल इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है और ना ही इसको आज के इस फ्लोर टेस्ट से जोड़कर राजनीतिक मोड़ देने की जरूरत है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुब्रत गुहा, आरजेडी सांसद के ठिकानों पर सुबह से छापेमारी हो रही है और ये टीम 10 सदस्यीय बताई जाती है। कहां कहां ये छापेमारी इस वक्त हो रही है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुब्रत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो जरा दो तस्वीरें पहले देख लीजिए, दो तस्वीरों के साथ ये भी जान लीजिए कि ये छापेमारी और ये छापेमारी की कार्रवाई सिर्फ बिहार में सीमित नहीं है, बिहार के बाहर गुरुग्राम में भी ये छापेमारी इस वक्त हो रही है। एक मॉल का भी जिक्र किया जा रहा है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी सांसद के ठिकानों पर छापेमारी होती हुई सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद है। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर रेड हुई है। साथ ही साथ आपको राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के आवास पर भी छापेमारी सीबीआई की तरफ से होती हुई तमाम जगहों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और कटिहार का जिक्र जो हम कर रहे हैं जहां पर सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम मौजूद है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी में छापा इस वक्त पड़ता हुआ, आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी, अल करीम यूनिवर्सिटी पर भी इस वक्त ये छापेमारी की जा रही है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।